हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 125 तक को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट को देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लीड्स टू, टैरिफ के इम्पोज होने पे क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, डिक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, एंड बी है डिक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, एंड सी है इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, एंड डी है इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, जो टैरिफ इम्पोज क्यों किया जाता है। तो टैरिफ का इम्पोजिशन होता है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन के लिए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट कभी भी टैरिफ का इम्पोज तभी करती है क्योंकि वो चाहती है कि जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए वो टैरिफ का इम्पोज करती है, ताकि जो कंज्यूमर हैं जो दूसरी जगह से गुड्स को परचेज कर रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी गुड्स का कंज्यूम करें। इसलिए वो अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज करती है, ताकि जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जाए। तो इसमें होता यह है कि जो प्राइस है इम्पोर्टेड गुड्स की वो इंक्रीज हो जाती है। इम्पोर्टेड गुड्स की जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो जो कंज्यूमर है बाहर से कोई चीज को परचेज कर रहा था उसके लिए महंगा होगा, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे जो गुड्स बन रही है उनकी प्राइस कम रहती है। तो उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से जो उत्पन्न जो गुड्स है उसको परचेज करेगा, जो बाहर से वो ले रहा था, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो चुकी है टैरिफ इम्पोज होने की वजह से, तो वो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे होगा ये कि प्राइस के इंक्रीज होने पे, सॉरी, टैरिफ के इम्पोज होने पे प्राइस क्या हो रही है इंपोर्टेड गुड्स की, वो इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट होगा, लेकिन पता नहीं कैसे आयोग द्वारा ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया है, इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से कैसे होगा, लेकिन ये आयोग के द्वारा करेक्ट आंसर सी को बताया गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है डी होगा, इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुट द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के बेसिस पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे सही करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड, सेकंड है रिविल प्रेफरेंस थियरी, एंड थर्ड जो है इंडिफरेंस कर्व, एंड फोर्थ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे आपने यदि पढ़ा है इसे, तो सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड आया था। ठीक है, उसके बाद से गॉसेंस ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। फिर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हिक्स का है, हिक्स का, उसके बाद हिक्स का जो इंडिफरेंस कर्व था ये वीक ऑर्डरिंग पे था। ठीक है, इसी का इंप्रूवमेंट वर्जन जो सैमुअल्सन ने रिविल प्रेफरेंस थियरी दिया था, सैमुअल्सन का। ठीक, ये जो लॉ ऑफ डिमांड था ये मार्शल ने दिया था। ये आप याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड किसका है, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था। तो एक ही क्वेश्चन से आपको दो तीन और क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड मार्शल ने दिया था, रिविल प्रेफरेंस थियरी सैमुअल्सन का है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो हिक्स का है, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गॉसेंस का है। ठीक है, गॉसेंस। तो फर्स्ट क्या आया था यहाँ पे, यदि देखें लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ये तो कट जाएगा। उसके बाद से क्या था, लॉ ऑफ डिमांड के बाद से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। तो आपको यदि दो ही क्लियर है तो आपका, तो यहाँ पे जो सेकंड पे होगा वो फोर्थ होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो ये वाला आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल के पावर अल्फा बी के पावर बीटा विल गिवन ए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल व्हेन। कब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, जब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू 1 होती है, देन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, थर्ड जो है सी करेक्ट होगा। तो यदि ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, लेस देन होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। इससे भी आप याद रखिएगा, कभी ये भी पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेक्सरोलियन
द कॉजेज ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्री इज, हेक्सर का जो थियरी था वो उसमें क्या था कि किस वजह से जो ट्रेड है कंट्रीज के बीच होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिमांड कंडीशन की वजह से, फैक्टर अबेंडेंस की वजह से, एंड सी है टेक्निक्स की वजह से, एंड डी है टेस्ट पैटर्न की वजह से। तो यदि आपने हेक्सर का थियरी पढ़ा हो तो आपको ये चीज तो क्लियर होगा कि क्योंकि हेक्सर का ये था कि कोई भी कंट्री तब एक्सपोर्ट करेगी जहां पे उसका जो फैक्टर अबेंडेंस उस कमोडिटी का वो एक्सपोर्ट करेगी जहां पे फैक्टर अबेंडेंस होगा उस चीज का। यदि वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो लेबर का एक्सपोर्ट करेगी, यदि वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल का एक्सपोर्ट करेगी। तो क्या है कैपिटल एंड लेबर, क्या है वो तो दोनों के दोनों फैक्टर ही तो है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा कि जो फैक्टर अबेंडेंस जो भी कंट्रीज होंगी वो फैक्ट वो लेबर का एक्सपोर्ट करेंगी, एंड जो कैपिटल इंटेंसिव होंगी वो कैपिटल का एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। इन्फ्लेशन इज प्रॉफिटेबल फॉर, इन्फ्लेशन किसके लिए प्रॉफिटेबल होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए गवर्नमेंट, बी है कंज्यूमर, सी है प्रोड्यूसर, एंड डी है इन्वेस्टर। तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे होता क्या है, प्राइस जो है कमोडिटीज की वो इंक्रीज हो जाती है। ये चीज आप याद रखें, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ मैं। इन्फ्लेशन के समय क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज होने से होगा या यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो बहुत इजीली इसे कर ले जाओगे। तो यहाँ पे तो ऐसा ज्यादा गवर्नमेंट को इफेक्ट करेगा नहीं, इन्वेस्टर्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये है, कंफ्यूजन यहाँ पे होगा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर में। तो यदि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्या कोई कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेज करना चाहेगा? यदि चाहेगा भी तो कंज्यूमर के लिए ये प्रॉफिटेबल तो नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन सी है जो प्रोड्यूसर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जैसे प्राइस इंक्रीज होगा उसके लिए प्रॉफिट ज्यादा, वो रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर पाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रोड्यूसर्स को होता है ना कि कंज्यूमर को। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6। द बेसल एकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू, बेसल एकॉर्ड्स किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ऑप्शन है ए इंश्योरेंस सेक्टर, बी है बैंकिंग सेक्टर, एंड सी है सर्विस सेक्टर, एंड डी है कमोडिटी मार्केट। तो यदि आपको बेसल्स का यदि फुल फॉर्म पता है तो आप इसे भी बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे। बेसल का फुल फॉर्म होता है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और इसका जो गठन किया गया था 1974 में किया गया था। ठीक है, तो ये बेसल जो नॉर्म्स था वो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ही था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। Each seller assume his rival's output is constant in the model of, प्रत्येक सेलर क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि जो राइवल्स है उनकी आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। ये किस मॉडल में किया जाता है? तो ये है कोर्नॉट का मॉडल। आपको ओलिगोपोली जैसे मार्केट का पूरा अच्छे से क्लियर है यदि थियरी, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल क्वासी रेंट इज इक्वल टू, टोटल क्वासी रेंट किसके बराबर होता है? तो ये जो क्वासी रेंट का कभी कभी ये भी पूछता है कि क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट है वो रिकॉर्डो का है, नहीं सॉरी, क्वासी रेंट का जो है वो मार्शल के द्वारा दिया गया था क्वासी रेंट। ठीक है, क्वासी रेंट मार्शल का दिया हुआ है, और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप शोज, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में जो लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन है वो कैसे शो करता है? तो यदि हम ये मान लें कि ये हमारा वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो ये जो ग्राफ रहता है डिमांड का वो ऐसे रहता है। यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करेंगे। इसमें होता ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो हो जाता है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कर्व को शो करने लगता है डिमांड कर्व। ठीक है,
ये लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन शो कर रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी का जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, किन्स के द्वारा दिया गया था। किन्स ने अपनी जो जर्नल थियरी ऑफ इनकी जो बुक थी उसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी का कॉन्सेप्ट दिया था। और जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। डिमांड फॉर कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। जो डिमांड कर्व होती है लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन इसमें से किसका है? तो ए है यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स, एंड बी है सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स, एंड सी है वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, एंड डी है एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे क्लियर ही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस किसको किसको कहा जाता है? तो वर्ल्ड बैंक है यहाँ पे, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्स वाज मोस्ट कंसर्न विथ, किन्स किससे बहुत ज्यादा कंसर्न थे? तो आपको यदि किन्स के बारे में पता है और किन्स की जो थियरी है यदि ये अच्छे से क्लियर है तो आप, ये क्वेश्चन बहुत इजी है ये, क्योंकि किन्स हमेशा डिमांड पुल की बात करते थे। वो उनका ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट था कि सप्लाई, बिकॉज वो सप्लाई को एक तो फिक्स मानते थे हमेशा ही। यदि आप उनके मनी के कॉन्सेप्ट को देखें तो उसमें उन्होंने सप्लाई को फिक्स ही मान लिया है, तो वो जितना भी काम करते थे वो डिमांड पे ही बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स कर्व सेट्स अप रिलेशन बिटवीन, फिलिप्स कर्व का जो रिलेशन है वो क्या दिखाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है वेज एंड लेबर सप्लाई, एंड बी है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सी है प्राइस एंड डिमांड, एंड डी है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। तो यदि आपको फिलिप्स कर्व का पता होगा, फिलिप्स कर्व क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये शो करता है रिलेशनशिप इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ये इन्फ्लेशन है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है अनएम्प्लॉयमेंट, यदि यहाँ पे हम लेते हैं, ये हमारा I1 है और ये U1 है। तो यदि इन्फ्लेशन इनिशियली I1 और अनएम्प्लॉयमेंट UN है, तो इन्फ्लेशन यदि इंक्रीज हो रहा है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, I2 पे आ जाएगा। ऐसे में यदि ये कहें कि जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में ये निगेटिव रिलेशनशिप को बताता है, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, which of the following factor is not appropriate regarding the export promotion। एक्सपोर्ट प्रमोशन में कौन अप्रोप्रिएट नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, यदि हम देखें इसको, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड मार्केट, एंड बी है टू फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, एंड सी है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द होम मार्केट, एंड डी है टू पे ऑफ द एक्सटर्नल लोन्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स इन होम मार्केट। यदि होम मार्केट की सप्लाई को यदि हम इंक्रीज करते हैं गुड्स की सप्लाई को, तो इससे एक्सपोर्ट का प्रमोशन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, यदि हम टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड मार्केट में यदि शेयर इंक्रीज करते हैं या फिर इंपोर्ट का फाइनेंसिंग करते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो होगा वो प्रमोट होगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15, व्हाट द वैल्यू ऑफ एमपीसी व्हेन एमपीएस इज जीरो। एमपीएस यदि जीरो होता है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी? तो यदि आपको ये फार्मूला पता है, एमपीसी
प्लस एमपीएस इज इक्वल टू होता क्या है, 1 होता है। तो यहाँ पे कहा है कि एमपीसी की यदि वैल्यू 0 हो जाती है, तो यदि मान लीजिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू 0 कह रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एमपीसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज ड्यू टू। यदि इसके बीच का डिफरेंस यदि हम देखते हैं क्या होगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, या फिर डिप्रिसिएशन चार्जेस होते हैं, या गवर्नमेंट सब्सिडी होती है। यदि आपको जीएनपी से एनएनपी निकालने का फार्मूला पता है तो आप इसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है डिप्रिसिएशन चार्जेस, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17। अकॉर्डिंग टू हेक्सरोलियन थियरी of factor abundance in terms of factor price, when a country will be called capital abundant। इसमें capital abundance की ये हेक्सरोलियन की थियरी का है। of factor abundance in terms of factor price, when a commodity will call the capital abundant। कब किसी commodity को capital abundant की कहा जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पी सी डिवाइडेड बाई पी एल। यहाँ पे बी कह रहा है ये लेस देन है पी सी ए, यहाँ पे होगा। इसमें ओवरऑल जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, पी सी डिवाइडेड बाई पी एल, ए ग्रेटर देन लेस देन पी सी डिवाइडेड बाई पी एल एंड ओवरऑल बी। कंट्री ए एंड कंट्री बी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो 17 का सी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द ऑप्टिमम टैरिफ। एक ऑप्टिमम टैरिफ कब होगा, टैरिफ improve the terms of trade, and B है keeps the terms of trade constant, and C है lower the terms of trade, and D है reduce the country's welfare labor। जब ऑप्टिमम टैरिफ की बात की जाती है तो वो क्या करता है improve the terms of trade, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ये चीज तो क्लियर ही होगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स proposed the idea that changes in bank rate impact on the economy through the short term rate of interest and working capital। जो ट्रेड साइकिल में बैंक रेट के चेंज होने पे, या फिर बैंक से रिलेटेड जो उनका जो थियरी था, ये हॉटरे का था। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के उनकी थियरी से पूछ दिया है। इकोनॉमिक्स प्रोपोजेड द आइडिया टू चेंज द बैंक रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक थ्रू द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ इंटरेस्ट एंड द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, हॉटरे का है। एंड 21 देखें, विच फाइनेंशियल सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम है, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम। 22 को देखें, who am who has first used in terms न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का जो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, यहाँ पे ऑप्शन है रॉबर्टसन, बी है हॉयक, एंड सी है विकस्टीड, एंड डी है फ्राइडमैन। तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम पे हॉयक ने दिया था, बाद में उसका जो यूज था वो विकस्टीड ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 23 देखें, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे सही करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कंजप्शन फंक्शन ऑफ किन्स, बी है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, एंड थर्ड है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ है फ्राइडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। यदि आपने कंजप्शन की ये सारी थियरी आपको पता है तो आप इसे बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जो कंजम्पशन फंक्शन था वो किन्स का है, वो फर्स्ट पहले आया था, देन उसके बाद से रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आई थी,
फिर उसके बाद से आया था फ्रैडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आया था। फिर लास्ट में आया था मोदगिलानी का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इस अकॉर्डिंग यदि आप सेट करते हो तो फर्स्ट क्या है, किन्स का जो एब्सोल्यूट कंजप्शन फंक्शन था वो होगा कंजप्शन फंक्शन फॉर किन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए कहाँ है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा डायरेक्ट ही। यहाँ पे यदि एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो आप, तो ये ए किन्स का है, सी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ है फ्राइडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एंड सेकंड है, सेकंड वाला लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये मोदगिलानी का, ये सबसे लास्ट में आया था कंजप्शन फंक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखें हम 24, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड केयर हेल्थ वाज स्टार्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, when the marginal production increases then the total production, यदि मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा। तो यदि आपको यदि ये ग्राफ याद है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन का, ये मान लीजिए आपका टोटल प्रोडक्शन है, ये एवरेज प्रोडक्शन है, और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट से, और इस पॉइंट के बाद इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट के बाद से इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट होगा, और यहाँ से जो टोटल प्रोडक्शन है इंक्रीजिंग एट ए निगेटिव रेट में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हेन अ कंट्री इम्पोजेस अ इंपोर्ट ड्यूटी then the consumer saving of that country is, यदि कंट्री क्या करती है कि इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर देती है तो जो कंज्यूमर की सेविंग होगी वो क्या होगी उस कंट्री की। ऑब्वियस सी बात है कि यदि वो जो जो सेविंग होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो उसी कमोडिटी को खरीदने के लिए ये उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट टैरिफ यदि इम्पोज हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि प्राइस जो इंक्रीज है तो अब उस पे ज्यादा कंज्यूमर खर्चा करेगा, जो पहले जो प्राइस कम ही पे करता था तो जो इनकम उसकी बची थी वो सेव कर लेता था। अभी क्या है कि कंट्री में इम्पोर्ट टैरिफ मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी लग चुका है, तो उसको उसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 द मल्टीप्लायर विल बी, तो आपको ये मल्टीप्लायर का फार्मूला पता होगा, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये है मल्टीप्लायर का फार्मूला। यदि यहाँ पे 0.5 यहाँ पे यदि पुट करते हो आप 0.5 तो निकालोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, 2 आएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबीए इज, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है 29, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो ये आपको तो वैसे ही क्लियर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, शिव रमन कमेटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फाइंड आउट द एस्टिमेट ऑफ मोड व्हेन मीन मीडियन आर 12 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। हमें मोड निकालना है, तो मोड का आपको फार्मूला यदि पता है तो आप निकाल लोगे। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियन कितना दिया है, यहाँ पे 14 माइनस 2 इंटू 12 मीन है, तो यहाँ पे क्या होगा 42 हो जाएगा, और माइनस 12 दूना 24 24 होगा। ठीक है, तो यदि हम इसे माइनस करते हैं 42 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इन विच कमोडिटीज प्रिंसिपल ऑफ
एक्सक्लूजन इन्फोर्स्ड। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन किसमें होगा? तो एक्सक्लूजन की बात कभी भी होता है तो वो प्राइवेट गुड्स के लिए होता है, क्योंकि इंक्लूजन और फ्री राइडर, इंक्लूजन और फ्री राइडर और फिर ठीक है, तो ये पब्लिक गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और प्राइवेट गुड्स ऑब्वियसली बात है वो एक्सक्लूड करेगा ही, क्योंकि वो उसे प्राइवेट गुड्स तो वो गुड्स होती है ना जिसका कंजप्शन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, या फिर जो उसको पे करता है वही उसका ओनली यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा प्राइवेट गुड्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इफ द कंजप्शन फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज u is equal to x1 and x2 and budget constant is m is equal to p1 x1 plus p2 x2, then at the equilibrium level the demand function of x1 will be। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, m डिवाइडेड बाई 2p1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one among the following law given by the JBC is provide the false by the economics cases। ठीक है, तो जेबीसी के किस को गलत बताया था किन्स ने? तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉ ऑफ मार्केट, एंड बी है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड सी है लॉ ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, एंड डी है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी मनी। तो जेबीसी का जो लॉ था वो लॉ ऑफ मार्केट पे बेस्ड था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 34। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। तो फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शन है व्हेन देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द रियल जीडीपी, एंड बी है because it's take a time to find a job when one is first entering the labor forces, and C है as a result of technological changes, and D है when an individual retired। तो यदि आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता ये है कि आप जॉब में तो हो लेकिन आप कुछ टाइम के लिए वेट करते हो कि जब जॉब की स्विचिंग होती है उस समय में जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रहते हो, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज इट्स टेक अ टाइम टू फाइंड अ जॉब व्हेन वन इज फर्स्ट इंटरिंग द लेबर फोर्स। ठीक है, तो 34 का बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 35। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहा है फॉर द डिमांड कर्व फॉर डिफरेंट पॉइंट पे। तो क्या हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? यदि हम एक डिमांड कर्व लें, यहाँ पे एक्स है ये वाई है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो आपको ये चीज पता ही है कि डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इलास्टिसिटी रहता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ की जो इलास्टिसिटी है, यदि हम यहाँ पे ए लेते हैं तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ये क्या रहता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। यदि उससे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है। मिड पॉइंट पे यदि हम देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 रहता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रहता है, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यदि हम बी मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 रहता है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड कर पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, डिफरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। द फाउंडर ऑफ केसीसी अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। केसीसी जो है किसान कॉल सेंटर, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे इसमें? फर्स्ट है श्री नरसिम्हा राव, एंड बी जो है इंद्र कुमार गुजराल, एंड सी जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एंड डी है श्री मनमोहन सिंह। तो जो केसीसी का जो जब बना था तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 37। विच इज
रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेलीकॉम इन इंडिया। तो टेलीकॉम इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टेरी। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? रूरल क्रेडिट का इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, एंड बी है लैंड डेवलपमेंट बैंक, एंड सी है रीजनल रूरल बैंक, एंड डी है इंडिजीनियस बैंकर्स। तो यहाँ पे जो 38 का जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट नहीं होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बॉडी नहीं है इंडिजीनियस इंडिजीनियस बैंकर्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कौन इसमें नहीं है? तो पहले हम देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी के यदि ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, स्टेबिलिटी रहती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है, लेकिन रेगुलेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर की फाइनेंसिंग के लिए जो एपेक्स बॉडी है वो क्या है? ये नाबार्ड है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एक्सेलरेटर कोफिशिएंट में बी एक्सप्रेस एज। एक्सेलरेटर कोफिशिएंट को किससे डिनोट किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन, एंड बी है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड सी है चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड डी है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन। तो यदि आपको एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन उसके कंजप्शन में। यदि उसके कंजप्शन पैटर्न में चेंज है तो उसकी वजह से जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो चेंजेस होगा, ये शो करता है एक्सेलरेटर। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन। नेक्स्ट है 42, कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज शोन बाय। ठीक है, कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूबिलिटी को मतलब कौन शो करता है? यहाँ पे ऑप्शन है स्मूथ कन्वेक्स आइसोकॉन्ट कर्व, एंड बी है किंक्ड आइसोकॉन्ट कर्व, एंड सी है लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व, एंड डी है कनकेव आइसोकॉन्ट कर्व। तो 42 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, लीनियर कांस्टेंट कर्व आइसोकॉन्ट कर्व, सॉरी लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व। तो इस ये ऐसे है लीनियर आइसोकॉन्ट कर्व। तो यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस डाटा को यूज करके। यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू 6 दिया है, एंड समेशन एक्स इज इक्वल टू 60 दिया है, एंड समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000 दिया है। तो यदि हम इसका यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है ये है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में है। तो गिवन क्या है हमें, एक्स बार इज इक्वल टू 6 है, एंड समेशन एक्स इज इक्वल टू क्या है 60 है, एंड समेशन एक्स स्क्वायर क्या है 1000 है। ठीक है, तो हमें निकाल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाई एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हुए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम उस फार्मूले में पुट करें समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 1000 रख देते हैं डिवाइडेड बाई n की जगह हम 10 रख देते हैं, और माइनस एक्स बार की जगह पे 6 को रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा रहेगा। ठीक है, अंडर रूट में ये ऐसे। तो अब यहाँ से हम निकाले तो ये इससे कट जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 100, और 6 का जो होगा 36 हो जाएगा। ठीक है,
अब अंडर रूट क्या होगा, यदि माइनस करते हैं तो 64 होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल होगा 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो 43 का जो है सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 44। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो दो गुड्स के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। एंड सेकेंड है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, या फिर तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स एंड पी वाई एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ओनली हमें पूछा क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ना कि सब्स्टिट्यूशन की, ना कि इक्विलिब्रियम। यदि इक्विलिब्रियम की बात करता है तो ये सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ओनली बस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है इसमें, तो मेजरमेंट में क्या होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का, एक तो मीन है, मीडियन है एंड मोड है। यही तीन है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो रेंज है ऑप्शन ए ये करेक्ट है, नहीं पूछा है तो रेंज नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑप्शन ए है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड बी है एब्स्टिनेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड सी है टाइम प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड डी है ऑस्ट्रियन थियरी ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किन्स का है। ठीक है, और यदि आपको इन तीनों में से किसी का नहीं पता कि कौन किसका है या नहीं है, तो सबसे बेटर तरीका होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, या फिर तो जो आपको पता है पहले उसको यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ढूंढ लें। यदि ए आपको पता है कि किन्स का है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, ये आप श्योर हो, तो यहाँ पे आप ए देखो किससे मैच है। जो फर्स्ट है ए का, ए फर्स्ट, तो हमें पता है कि थर्ड। जो सी वाला है ए का, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो ये सेकंड से मैच है, तो ये तो हमें क्लियर है कि ए का जो मैच है वो सेकंड है किन्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो आंसर, क्योंकि यदि एक मिल गया तो सब का सब वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी किससे है, सीनियर, एंड जो सी है वो किससे मैच है, टाइम प्रेफरेंस फिशर का। ऑस्ट्रियन थियरी ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको बोहम बोयक का, बोम बोयक का। ठीक है तो ऐसे 46 का जो आंसर सी है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है 47। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने पे, यहाँ पे ऑप्शन है फिलिप्स कप शिफ्टेड टू द राइट, एंड बी है फिलिप्स कप शिफ्टेड टू द लेफ्ट, एंड सी है मूवमेंट ऑफ फिलिप्स कर्व इन सच दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन इज रिड्यूस्ड, एंड डी है मूवमेंट ऑफ फिलिप्स कर्व इज सच दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन इज इंक्रीज। कह रहा है कि यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, तो आपको पता है कि यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्चे बढ़ा दे रही है। तो यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट करती क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, मतलब लोगों को बेनिफिट के लिए तो वो करती है। तो उससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग यदि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, तो आपको पता ही है कि जब फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को बताती है, तो जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, मूवमेंट ऑफ फिलिप्स इन सच दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, व्हाट इज ट्रू फॉर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के बारे में क्या सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है गिवन गुड्स का, या फिर बी है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, या फिर सी है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो यदि आप गिवन गुड्स के बारे में पढ़े होंगे तो क्या होता है कि जब इनकम हमारी इंक्रीज होती है,
जैसे ही इनकम इंक्रीज करती है, इनकम इंक्रीज होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो गिफन गुड्स होता है, गिफन गुड्स, क्योंकि ये एक तरह का घटिया गुड्स से ही तो होता है, जैसे मोटे अनाज, गेहूं, ज्वार, ये सारे के सारे जितने भी हैं, या फिर डालडा है, ये सारे के सारे चीज गिफन गुड्स में आते हैं। तो जैसे इनकम हमारी इंक्रीज करती है, तो गिफन गुड्स का जो कंजप्शन है हम डिक्रीज कर देते हैं, उसके जगह पे हम दूसरी चीज का परचेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन होता है कि जो शुरू में होती है ना गिफन गुड्स, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो थोड़ा सा तो बढ़ता है, लेकिन बाद में डायरेक्ट डिक्रीज होने लगता है गिफन गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन आयोग ने ऑप्शन बी को करेक्ट माना है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 48 का जनरली तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट, लेकिन आयोग ने बी माना है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 को। इन विच सेक्टर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में पाया जाता है? तो आपको पता ही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है फार्मर्स की, यदि किसी भी सेक्टर में यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है यदि जीरो होती है, तो वो एक तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करता है। तो सबसे ज्यादा यदि इंडिया में देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड सेज। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? यहाँ पे ऑप्शन है, डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द प्राइस, एंड डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द प्राइस, एंड सी है प्राइस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन डिमांड, एंड डी है डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द सप्लाई। तो आपको पता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये बताता है कि जैसे हम प्राइस इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, डिमांड डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व एनालिसिस, द वे टू सॉल्व द इन्फ्लेशन स्टॉर्म। यदि फिलिप्स कर्व के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यदि इन्फ्लेशन को कम करना चाहें तो कैसे होगा वो? यहाँ पे ऑप्शन ए है, इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट या डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, एंड सी है डिक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट या इंक्रीज द मनी सप्लाई, एंड डी है इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट या इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो आपको पता है कि जो इन फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व है वो रिलेशनशिप बताता है, या यूं कह ले कि वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट में तो यहाँ पे यदि हम उसके मतलब मैथमेटिकली देखते हैं, हम इन्फ्लेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक चीज आपको पता होगा कि यदि इसका वैल्यू जो है यदि इंक्रीज होता है, यदि इनवर्सली है तो यदि इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो रेशियो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली यदि हम देखें किसी भी यदि इनवर्सली रिलेटेड है तो यदि इसका वैल्यू जो है यदि ज्यादा है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो ओवरऑल जो वैल्यू आता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यदि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट या डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, होप कि आपको ये मैं जो बताई हूँ इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 42। द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज, जो मतलब इंडिया का जो लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, 12th 5 ईयर प्लान था। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। बाय डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की यदि डेफिनेशन के अनुसार देखें तो यहाँ पे ए जो है वो इक्वल्स टू
चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, एंड बी है इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन सेविंग, एंड सी है इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, एंड डी है इक्वल यस डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो यदि आपको पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम पे, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगा? तो यदि आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पता है कॉन्सेप्ट तो आप इसे इजिली कर पाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो निगेटिव होती है। यहीं पे यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करता तो वहां पे जो इलास्टिसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है 55, यूलर्स थ्योरम इज रिलेटेड टू। यूलर्स थ्योरम जो है वो किस पे रिलेटेड है? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इसका जो फार्मूला होता है यूलर्स का, मार्जिनल या फिर marginal utility of x is equal to x plus marginal utility of y. Marginal utility of y is equal to y equal to overall marginal utility of x रहता है। ठीक है, यदि ये मैं कंजप्शन के रूप में बता रही हूँ। यदि आप फैक्टर में करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लीवर हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब 56 को देखें, a goods is called a given goods when the income effect is। ठीक है, यदि किसी गुड्स को यदि हम गिवन गुड्स कहेंगे जब यहाँ पे ऑप्शन है पॉजिटिव एंड इट्स ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड बी है इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड सी है लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड डी है निगेटिव एंड इज द ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा गिवन गुड्स के केस में, तो इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है एंड इट्स ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन गिवन गुड्स का जो हम लोग कॉन्सेप्ट हमें पता है उसके अकॉर्डिंग जो होगा निगेटिव एंड ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा अकॉर्डिंग टू मी ये करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे आयोग के द्वारा ए को करेक्ट माना गया है, पॉजिटिव एंड इट्स ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, द टैक्स शिफ्टिंग में बी। टैक्स का जो शिफ्टिंग है क्या होगा? फर्स्ट है फॉरवर्ड, सेकंड है बैकवर्ड एंड थर्ड है बोथ। तो जो टैक्स शिफ्टिंग होता है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों साइड से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। 58 है ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज। एनडीपी में जो ट्रांसफर पेमेंट है वो नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है दीज आर द गिफ्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द रिसिप्ट्स recipients, and B है they are the direct income to the recipient, and C है no corresponding production of the goods and services has taken place to match such payment, and D है there may be a leakage in such payment। तो यहाँ पे जो appropriate answer होगा 58 का वो C होगा, no corresponding production of the goods and services has taken place to match such payment। ठीक है, and next है 59, the gender employment measure was introduced in a human development report from the year। तो किस ईयर में जीएनवी में ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यहाँ पे है डी, 1995 में जीएनएम को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द सुम्पीटर मॉडल ऑफ द ट्रेड साइकिल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वी गेट ए रेगुलर ट्रेड साइकिल। सैमुअल्सन की जो मॉडल है उसमें रेगुलर ट्रेड साइकिल के लिए कौन सा सिचुएशन रहता है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 रहता है, तो रेगुलर ट्रेड साइकिल मिलता है सैमुअल्सन के मॉडल पे। नेक्स्ट है 61, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। ये क्वेश्चन इस पेपर में 2 बार रिपीट किया गया है, एक अभी आगे पूछा था एडीबीए करके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी का मनीला यहाँ पे करेक्ट होगा 61 का। नेक्स्ट है 62, द इंटरनल इकोनॉमिक्स अराइजेस व्हेन। इंटरनल इकोनॉमिक्स जो अराइज होती है तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्म्स अप्लाइज द डिवीजन ऑफ लेबर
एंड बी है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसेस लेस, एंड सी है रोड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड डी है फर्म्स प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यदि इंटरनल इकोनॉमीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा फर्म सप्लाइज द डिवीजन ऑफ लेबर, ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहले पॉसिबल किस में होता है, ये होता है मोनोपोली के सिचुएशन में, मोनोपोली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये करेक्ट होगा। सेलर इज अलोन, जब सेलर सिंगल होता है, सिंगल सेलर मोनोपोली का केस होता है, तो वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे 64 को देखें, क्रिसल केयर एंड सीआई बिल आर, ये क्या है, तो जो क्रिसल केयर और मूडी है ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। तो 64 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए 65। द बजट इन विच इट्स टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल। जिस बजट में टैक्स रेवेन्यू एंड जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की वो बराबर होती है, तो वो कौन सा बजट होता है, तो जहाँ पे टैक्स जितना लग रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, यदि बराबर है तो वो बैलेंस बजट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए 66। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, तो यदि आपको फार्मूला पता होगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये ऑप्शन आप कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट, मतलब एक कमोडिटी की डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ टू, सेकेंड कमोडिटी की, इनटू प्राइस ऑफ टू एंड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। इफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर एडेड इन द बजटरी डेफिसिट वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज को ऐड करते हैं बजटरी डेफिसिट में, तो हमें मिलता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। द डिफरेंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होती है इंडिफरेंस कर्व पे वो क्या शो करती है, वो यदि हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करें तो इंडिफरेंस कर्व यदि हम यहाँ पे गुड एक्स ले लें, गुड एक्स, यहाँ पे गुड वाई ले लें, गुड वाई, तो ये शो करता है इंडिफरेंस कर्व कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यदि हमें मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन, कोई भी कॉम्बिनेशन यदि हम लेते हैं इस ग्राफ पे, तो हमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बराबर रहता है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा यदि हम न्यू लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे यदि मूव करते हैं अपवर्ड की तरफ। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 69। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन फंक्शंस का क्या मतलब, इसमें से कौन करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन है P, price of labor divided by price of capital is equal to marginal rate of technical substitution labor and capital, and B है price of labor divided by price of capital is equal to marginal product of labor divided by marginal product of capital, and C है marginal product of labor divided by marginal product of capital is equal to change in capital and divided by change in labor। तो यहाँ पे यदि हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये तीनों के तीनों लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सैम। ओपेक कंट्रोल्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट थ्रू, ओपेक जो है वो कंट्रोल करता है ऑयल एक्सपोर्ट को, वो कर्टेल बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 71। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज, लैंड रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एंड थर्ड जो है एक्विजिशन ऑफ लैंड, एंड डी है इरिगेशन ऑफ लैंड। तो आपको पता है कि जब लैंड रिफॉर्म हुआ था तो मेन उसका दिक्कत क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। 72 को देखिए, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करती हैं out of nothing, on the basis of their securities, on the basis of their total assets, on the basis of their cash deposit।
यदि वो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है कॉमर्शियल बैंक, तो वो कैश के बेसिस पे, कितना उसके पास कैश डिपॉजिट है उस बेसिस पे वो क्रेडिट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब 73 की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज, तो इसका जो फार्मूला होता है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, रिस्क वेटेड एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल फंड इनटू 100। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, कंजप्शन टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय, जो कंजप्शन टैक्स जो था वो किसने रिकमेंडेशन दिया था? फर्स्ट है ए एम खुसरो, एंड बी है ए के सेन, एंड सी है कैल्डोर, एंड डी है जे आर हिक्स। तो जो कंजप्शन टैक्स की जो बात की थी वो कैल्डोर ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें 75, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द इकोनॉमिक्स? इंडक्टिव मेथड से मतलब इकोनॉमिक्स में इंडक्टिव मेथड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रियन स्कूल, बी है जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल, एंड सी है क्लासिकल स्कूल, एंड डी है रशियन स्कूल। तो आपको पता होना चाहिए जो इंडक्टिव मेथड का जो यूज किया था वो ऑस्ट्रियन स्कूल ने किया था। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है। क्वेश्चन 76 देखें, व्हेन देयर इज अ मोनोपोली इन द लेबर मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, द मोनोपोली explosion in the equilibrium situation in the difference between the, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा, एम डब्ल्यू, एंड यहाँ पे मार्जिनल वेज है और ये है एवरेज वेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन केम इनटू बिगिन विथ व्हेन, यहाँ पे ऑप्शन है देयर आर ओनली टू वेरिएबल फैक्टर्स, एंड बी है देयर इज अ फिक्स फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर, एंड सी है ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, एंड डी है वेरिएबल फैक्टर इल लेस। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कब अकर करता है? तो जब वन वेरिएबल को हम फिक्स कर देते हैं और अदर वेरिएबल जो होती हैं, जो अदर फैक्टर्स होती हैं वो वेरिएबल में रहती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है देयर इज अ फिक्स फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देन अकर करता है। तो यहाँ पे 77 का जो है बी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 78, इन ए डुअल गैप मॉडल द टू गैप्स रिफर्स टू, जो डुअल गैप मॉडल है उसमें टू गैप्स जो रिफर करती हैं, यहाँ पे ऑप्शन है इन्फ्लेशनरी गैप एंड इन्वेस्टमेंट गैप, सेकेंड है सेविंग गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, एंड सी है सेविंग कांस्टेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कांस्टेंट, एंड डी है इन्वेस्टमेंट गैप एंड सेविंग गैप्स। तो यदि आपने डुअल गैप जो मॉडल है वो चेनरी ने दिया था और इस मॉडल का यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, सेविंग कांस्टेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कांस्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन, स्पेकुलेटिव मोटिव में डिमांड फॉर मनी जो होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे 79 का जो बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी, एंड सी है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एंड डी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो यदि हम मॉनेटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये मॉनेटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ पे डी जो होगा रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन वेयर, इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब होगा जहाँ पे ए जो है कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एंड बी है प्रोड्यूसर गेट ए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एंड सी है फर्म्स गेट ए मैक्सिमम आउटपुट। तो जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कंज्यूमर के लिए होगा जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेगा, प्रोड्यूसर के लिए होगा यदि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करके वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट होगा। 82 की बात करें, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हैबरलर फुल स्पेशलाइजेशन अकर व्हेन, हैबरलर की यदि आपने थियरी पढ़ी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी, तो फुल स्पेशलाइजेशन अकर कब होता है? यहाँ पे ऑप्शन है द प्रोड्यूसर पॉसिबिलिटी कर्व्स satisfy increasing the opportunity cost, and B है there are diminishing return
to the factor of production, and see here the production possibility curve satisfy constant opportunity cost, and D है none of these. तो यदि आपने ये थियरी पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेटिस्फाई द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ है, यदि आपको याद होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83। वी के आर वी राव इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो आपको यदि पता है तो ये सीधा सीधा आंसर होगा सी, नेशनल इनकम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 84। विच विच ऑफ देम इज नॉट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें से कौन जो है वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है? तो यदि हम प्रोबेबल की बात करें, प्रोबेबल जो है यहाँ पे ऑप्शन ए प्रोबेबल है, बी है स्टेबल, सी है अनस्टेबल एंड डी है न्यूट्रल। तो यदि इक्विलिब्रियम की टाइप्स की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल है, नॉन न्यूट्रल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन प्रोबेबल इक्विलिब्रियम कोई शब्द हमने सुना नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। 85 है द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैन बी मेजर्ड बाय द फार्मूला। जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है वो किससे मेजर किया जाता है? तो यदि आपको पता होगा कि ये पहले तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करोगे तो भी आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है, चाहे इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, हमने ये वाला तीनों के तीनों फार्मूला हमने किस में देखा था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, ये फार्मूला हम तीनों तीनों में से कोई एक ही फार्मूला हम यूज करते हैं। तीनों तो दो तो गलत ही है, एक करेक्ट है इसमें से। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है P माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई P, तो ये जो फार्मूला है ये लर्नर का फार्मूला है, लर्नर का। ये डिग्री ऑफ मोनोपोली को मेजर करता है। 86 देखें, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्टैटिकल डाटा इज। स्टैटिकल डाटा का जो इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे ऑप्शन है स्टैटिक्स आर द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एंड बी है स्टैटिक्स आर एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स, एंड सी है स्टैटिक्स आर occurred by estimation, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। यदि स्टैटिकल डाटा के फीचर की बात करें तो ये तीनों के तीनों उसके फीचर है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज यूज एज ए कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर इज। कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर के रूप में पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज किया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी में, पीरियड ऑफ डिप्रेशन में, एंड सी है बोथ पीरियड, एंड डी है नॉर्मल पीरियड। तो यदि हम कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर यूज करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ डिप्रेशन में यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। प्रिंसिपल ऑफ किंग डिमांड कर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिक्स कॉल्ड। तो यदि आपको ये पता होगा कि किंग डिमांड जो था वो स्वीजी ने दिया था, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 89। Which of the following theory of wages was introduced by प्रोफेसर वॉल्कर? वॉल्कर के द्वारा जो वेज की जो थियरी थी वो कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सबसिस्टेंस थियरी था, बी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थियरी था, एंड सी है वेज फंड थियरी था, एंड डी जो है वो रेसिडुअल क्लेमेंट थियरी था। तो यदि आपने वेजेस की थियरी पढ़ी होगी तो आपको ये क्लियर है कि जो वॉल्कर थे वो रेसिडुअल क्लेमेंट थियरी दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हु बेनिफिटेड ड्यूरिंग मनी इन्फ्लेशन। यदि इन्फ्लेशन रहता है तो उस केस में किसको बेनिफिट होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए पेंशनर, बी है बोरोवर, सी है लेंडर, एंड डी है सेवर। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो बोरोवर हैं उनको बेनिफिट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि लेंडर को तो लॉस ही होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर चुकी है, अब उसी सेम प्राइस पे सेम वैल्यू तो उसे मिलेगा नहीं ना, इसलिए जो बोरोवर है उसके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। वर्ल्ड पोटेंशियल सरप्राइज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे संभाव्य अचंभा जो है सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो हमने इसे प्रॉफिट थियरी में पढ़ा था, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए 92। द ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानकुन समिट 2010 बट थ्रू
ऑफ इट्स बिगिन इन। फर्स्ट है यहाँ पे बाली समिट 2007 एंड बी है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट इन 1992 एंड सी है कोपेनहेगन समिट 2009 एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो जो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, कोपेनहेगन समिट 2009 में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है 93। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इज। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें से कौन है? ए है मोरल प्रेशर, बी है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट एंड सी है पब्लिसिटी। तो ये जो है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव, ठीक है। लेकिन जो डी है बैंक रेट, ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए 94 का। इन इंडिया द हाईएस्ट शेयर इन ए पावर जनरेशन इज फ्रॉम। हाईएस्ट पावर जनरेशन कहाँ से मिलता है? ए है हाइडल पावर एंड बी है थर्मल पावर एंड सी है सोलर पावर एंड डी है एटॉमिक पावर। तो जो थर्मल पावर है सबसे ज्यादा यहाँ से पावर जनरेट किया जाता है, एटॉमिक पावर से सबसे कम किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95। अकॉर्डिंग टू डेल्टन विच फ्रॉम ऑफ द टैक्सेबल कैपेसिटी इज यूजफुल। डेल्टन के अनुसार जो टैक्सेबल कैपेसिटी है कब यूजफुल है? ए है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी यूजफुल है, बी है रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है डाल्टन के अनुसार, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी बेनिफिट यूजफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज। इकोनॉमिक्स में जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस लिए मतलब अराइज होता है? यहाँ पे ऑप्शन है नीड आर अर्जेंट इन नेचर एंड बी है रिसोर्सेज आर गिवन बाय द नेचर, रिसोर्सेज हैव ए अल्टरनेटिव यूजेस एंड डी है रिसोर्सेज आर इन ए गवर्नमेंट पोसेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, रिसोर्सेज आर ए डिफरेंट, रिसोर्सेज हैव ए अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97। ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिना विच स्टेटमेंट बिलोंग टू। यदि प्योरली जो मॉनेटरी फिनोमिना की बात करें तो अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा था, मॉनेटरी ट्रेड साइकिल में मॉनेटरी फैक्टर का जो यूज किया था वो हॉटरे ने ही किया था, तो यहाँ पे आरजी हॉटरे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन, बी है कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सी है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नैरू एंड डी है परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। तो यदि आपको कोई भी एक पता होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। यदि हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की बात करें तो ये डजनबेरी ने दिया था, ठीक है। तो यदि ए की हम देखें यहाँ पे ए का सेकंड कौन सा सही है, तो देखिए यदि आपको एक ही यदि पता है, इसमें यही है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हो। यदि आपको इन तीनों के बारे में नहीं भी पता है, यदि आपको ओनली ये पता है कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कंजप्शन किसका है, तो आप तब भी कर पाओगे, क्योंकि ए जो है वो सेकंड से रिलेटेड है। तब ए वाले में हम देखते हैं सेकंड कौन सा है, तो यहाँ पे सी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो सही है, ठीक है। ए का सेकंड जो है मिला है जेम्स डजनबेरी, तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ इसी थ्रू हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बी जो है कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि आपको नहीं पता है तो भी पता चल गया, यहाँ पे ए है, ठीक है। और सी जो है नैरू, यदि आपको पता होगा तो ये मिल्टन फ्राइडमैन का है, क्योंकि फिलिप्स का जो फिलिप्स ने दिया था उसके बाद से उसे क्रिटिसाइज किया था कि जो न्यूट्रलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने की थी कि न्यूट्रल अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे उसे फिलिप्स को क्रिटिसाइज किया था जब मिल्टन फ्राइडमैन ने, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नैरू का दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नैरू का जो कॉन्सेप्ट था वो फोर्थ होगा एंड परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कैसल का है,
ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो सही होगा। अब नेक्स्ट है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का में कौन सा सही नहीं है, तो उसका यदि आपको फीचर याद है तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ax इज इक्वल टू बी नॉट एल के पावर बी एंड के के पावर बी टू है। जो अब बी है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये तो है, ये यूलर थियरम को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे डी है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन वन, नहीं उसका जो फीचर जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मतलब इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है नॉट पूछा है, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है 100 नंबर का, आर एन मल्होत्रा कमिटी वॉज रिकमेंडेड इन द फील्ड ऑफ। जो आर एन मल्होत्रा कमिटी था वो इंश्योरेंस सेक्टर के मतलब उसके लिए किया गया था, उसका निर्माण किया गया था इंश्योरेंस सेक्टर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, शिफ्टिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, a country can improve its balance of payment by devaluation when the elasticity of demand for export and import is। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए ग्रेटर देन यूनिटी एंड बी है इक्वल टू यूनिटी, सी है लेस देन यूनिटी एंड डी है जीरो। तो यदि आपने अलेक्जेंडर की जो थियरी है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की, तो जो थियरी है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो वहां पे क्या है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू वन रहता है, तो क्या रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। यदि एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वन रहता है तो डिवैल्यू मतलब ये प्रॉफिटेबल होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तो सरप्लस बजटिंग मतलब सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा, और एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इज लेस देन वन होगा, तो यहाँ पे डेफिसिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा है कंट्री कैन इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय द डिवेल्युएशन व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज। यदि डिवेल्युएशन से यदि वो इंक्रीज करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो यहाँ पे ग्रेटर देन यूनिटी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, इन द फार्मूला ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो था ये रैंक कोरिलेशन का जो रैंक वाला जो फार्मूला था ये बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है स्टैंड्स फॉर एंड बी है डेविएशन एंड यहाँ पे ए है डेविएशन एंड बी है डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स एंड सी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड डी है नन ऑफ दी। तो ये जो यहाँ पे डी की बात पूछ रहा है, डी स्टैंड्स फॉर, तो डी का यहाँ पे है, तो ये रैंक के डिफरेंस को बता रहा है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के रैंक के डिफरेंस को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखें 104, टैरिफ इज नॉट अ टूल फॉर। टैरिफ किसका टूल नहीं है, तो यहाँ पे ए है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सी बी है प्रोटेक्शन एंड सी है डिक्रीजिंग इन इंपोर्ट एंड डी है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए हम टैरिफ का यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, which one of which one is not a characteristics of indifference curve। इंडिफरेंस कर्व का जो है वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड बी है should not touches the axis एंड डी है never intersect each other एंड डी जो है वर्टिकल लाइन। इसमें नॉट पूछा है, तो करेक्टरिस्टिक्स में तो ये तीनों आ जाएंगे और नॉट में जो आएगा वो वर्टिकल लाइन होगा, तो 105 का जो डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन मीडियन मोड का जो फार्मूला होता है वो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी से इसमें से कौन सा टूल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट बजटरी पॉलिसी, बी है पम्प प्राइमिंग स्पेंडिंग, एंड सी है टैक्सेशन पॉलिसी, एंड डी है बैंक रेट पॉलिसी। तो आपको पता होगा कि जो बैंक रेट पॉलिसी होता है वो फिजिकल पॉलिसी ना होके मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो तीनों है ये फिजिकल पॉलिसी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टैक्सेशन इज ए नेसेसरी पेमेंट, एंड बी है रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमी, एंड सी है इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन, एंड डी है बैलेंस इन इकोनॉमी। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेशन का वो ऑप्शन बी करेक्ट है, रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है वो कंपोनेंट कौन सा इसमें नहीं है? तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम एंड लिटरेसी रेट, ये तीनों जो है ये एचडीआई के हैं, जो कंपोनेंट है तीन। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये एचडीआई का कंपोनेंट नहीं है, ये पीक्यूएलआई का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। नीति आयोग जो है वो कब फॉर्मुलेट किया गया था? ये तो बहुत इजी है, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 111, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है हेक्सेरन ओलियर, एंड बी जो है जेएस मिल, एंड सी है मार्शल, एंड डी है हैबरलर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो थियरी था वो हैबरलर ने दिया था, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, इन विच मार्केट फ्रॉम अ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। किस मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो प्राइस के बराबर होती है? यहाँ पे ऑप्शन ए है मोनोपोली, बी है ओलिगोपोली, एंड सी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड डी है परफेक्ट कंपटीशन। तो आपको यदि परफेक्ट कंपटीशन याद है तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखें, एंड इंक्रीजिंग इन द मनी सप्लाई लीड्स टू। मनी सप्लाई यदि इंक्रीज होती है तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ IS curve, and B है leftward shift of IS curve, and D है leftward shift of LM curve, and C है leftward shift of LM curve, and D है rightward shift of LM curve। तो यदि मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है यदि मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये LM कर्व है, तो यदि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट जो होगा वो होगा LM कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है 114, विच इन द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इन इंडिया। तो ग्रेट डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है ये 1921 को कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 115, बाय विच द ब्रॉड मनी इज मेजर थ्रू। ब्रॉड मनी को किसके थ्रू मेजर किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है M1, बी है B2 M2, एंड सी है M3, एंड डी है M4। तो आपको यदि मनी सप्लाई आपने पढ़ा होगा तो M1 को हम नैरो मनी कहते हैं, नैरो मनी, एंड M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर करता है, यहाँ पे ऑप्शन ए है बोरोइंग बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, एंड बी है लेंडिंग बाय द शेड्यूल्ड बैंक टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, एंड सी है परचेजिंग एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, एंड डी है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनको परचेज करता है
परचेज एंड सेल किया जाता है, तो परचेजेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो, विच टाइप ऑफ कॉस्ट डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज? टू कंट्रीज के ट्रेड के लिए रिकॉर्डो का मतलब कॉस्ट डिफरेंस नेसेसरी है किसके लिए? तो यहाँ पे ए है एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, बी है कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस एंड सी है इक्वल कॉस्ट डिफरेंस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आपने यदि रिकॉर्डो की थियरी पढ़ा होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, तो आपको पता है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट बेसिस पे उन्होंने डिफरेंस किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। द मेजरमेंट टू डिवाइड द सीरीज इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, द टू इक्वल पार्ट्स में यदि किसी सीरीज को डिवाइड करते हैं तो वो मीडियन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। द रियल वेज इज अ मोर रिटर्न देन द मॉनेटरी वेज, रियल वेज जो है वो ज्यादा रिटर्न देता है देन की मॉनेटरी वेज से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्री हाउसेस एंड बी है फ्री ट्रीटमेंट एंड सी है फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रियल वेजेस में ये सब चीज ज्यादा रिटर्न मिलता है, फ्री हाउसेस का, फ्री ट्रीटमेंट का एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिलायंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन, तो मुद्रा का जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 8 अप्रैल 2015 को। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय किन्स इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप के कॉन्सेप्ट को किन्स ने किस बुक में बताया था? जनरल थियरी है, सेकेंड है हाउ टू पे फॉर वॉर एंड सी है द बैटल ऑफ ब्रिटेन हुड एंड डी है नन ऑफ दिस। तो जो इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट था उन्होंने दिया था ऑप्शन बी हाउ टू पे फॉर वॉर में। क्वेश्चन 122 को देखें। द कंडीशन विच शो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ए यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। ठीक है, तो 122 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123। प्रोपाउंडर ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी के जो प्रोपाउंडर थे वहां पे जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, रिकॉर्डो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124। विच थियरी इज एग्जामिन्ड बाय लियोंटिफ पैराडॉक्स, लियोंटिफ पैराडॉक्स जो है वो किस थियरी के अध्ययन के लिए बना था? तो वह क्योंकि लियोंटिफ पैराडॉक्स आया था हेक्सरोलियन के इम्प्रूवमेंट वर्जन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि हेक्सरोलियन थियरी में ये चीज था कि जो फैक्टर अबेंडेंट कंट्री है वो फैक्टर का ही एक्सपोर्ट करेंगे एंड जो लेबर अबेंडेंट कंट्री है वो लेबर का एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसी के कंट्रास्ट मतलब पैराडॉक्स में लियोंटिफ ने कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है वो लेबर का ही करे। जैसे कि इन्होंने फॉर एग्जांपल लिया था जापान और अमेरिका का, तो उन्होंने लियोंटिफ ने ये चीज बताया था कि जापान तो है लेबर इंटेंसिव लेकिन वो एक्सपोर्ट करता है कैपिटल गुड्स का, एंड अमेरिका जो है वो है कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है वो लेबर अबेंडेंट कंट्री कमोडिटीज का करता है। तो उसी का ये पैराडॉक्स था लियोंटिफ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्टेड फ्रॉम, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए द ओरिजिन, बी है द पॉइंट बिलो द ओरिजिन, सी है पॉइंट एबव द ओरिजिन एंड डी है नन ऑफ दिस। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो स्टार्ट होता है पॉइंट एबव द ओरिजिन से। ठीक, तो 125 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। होप कि आपको अभी तक हमने 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 2021 के पेपर का होल एनालिसिस है इस वीडियो में। इन केस यदि आपको कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।